प्रिय साथियों, नमस्कार। सीए टीचर एकेडमी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जो शिक्षण कौशल के अति महत्वपूर्ण 80 प्रश्नों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट और रीट एमपी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, तो देखते हैं कि पहला प्रश्न है कि खोज विधि के प्रवर्तक कौन है। तो खोज विधि के प्रवर्तक जो है प्रोफेसर एच आर्मस्ट्रांग है खोज विधि के। तो फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं कि रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि के प्रवर्तक कौन है। तो बीएफ स्किनर जो क्या थे, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रवर्तक हैं। तो नेक्स्ट अगला देखते हैं कि कौन सी शिक्षण पद्धति इंद्रियों के शिक्षा पर बल देती है। तो मारिया मॉन्टेसरी पद्धति जो होती है इंद्रियों के शिक्षा पर बल देती है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किंडरगार्टन शिक्षण प्रणाली कितने वर्षों तक बच्चों के लिए उपयुक्त होता है। तो 4 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली होता है। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं कि एनसीईआरटी द्वारा कितने शिक्षण कौशल का उल्लेख किया गया है। तो 7 कौशल का उल्लेख किया गया और एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुआ था। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं कि शिक्षण के कितने चरण होते हैं। तो शिक्षण के 3 चरण होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं कि शिक्षण के नवीन विधाएं क्या कहलाते हैं। तो शिक्षण के नवीन विधाएं उपागम कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि पाठ्य पुस्तक के प्रस्तुतिकरण की शैली को क्या कहते हैं। तो पाठ्य पुस्तक के प्रस्तुति के शैली को शिक्षण विधियां कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं कि एसआर थ्योरी के प्रवर्तक कौन है। तो एसआर थ्योरी के प्रवर्तक थॉर्नडाइक हैं। और उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादित किस नाम से जाना जाता है। तो प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने थॉर्नडाइक ने किया था। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं कि थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया था। तो थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग जो बिल्ली पर किया था। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि सीआर थ्योरी के प्रतिपादन किसने किया। तो सीआर थ्योरी का प्रतिपादन जो है पावलोव के द्वारा किया गया था और पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न है कि पावलोव ने अपना प्रयोग किस पर किया था। तो पावलोव ने अपना कुत्ते पर प्रयोग किया था। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि गेस्टाल्टवादी सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो गेस्टाल्टवादी सिद्धांत सूझ के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगला प्रश्न को देखते हैं कि क्रिया प्रसूत सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। तो क्रिया प्रसूत सिद्धांत के प्रवर्तक बीएफ स्किनर हैं। फ्रेंड्स, जो कह रहा है कि ई प्लस डीको में डूको का क्या अर्थ है। तो डूको का अर्थ होता है आगे बढ़ना। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं कि ब्राह्मण वर्ग के लिए उपनयन संस्कार कितने वर्षों की आयु में होता है। तो 8 वर्षों में उपनयन संस्कार ब्राह्मणों का होता है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि बौद्ध युगनी में शिक्षा के संस्कार से प्रारंभ होता है। तो प्रव्रज्जा संस्कार से बौद्ध योगिनी शिक्षा में प्रारंभ होता है। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं कि बिस्मिल्लाह संस्कार किस आयु में होता है। तो बिस्मिल्लाह संस्कार जो होता है 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन में प्रारंभ होता है। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि मकतब किस शब्द से बना है। तो मकतब जो है कुतुब शब्द से बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं कि जो ये
अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम भारत में आधुनिक शिक्षा का सूत्रपात किसने किया? तो आधुनिक शिक्षा का सूत्रपात ईसाई मिशनरियों के द्वारा किया गया था। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि कोलकाता में मदरसा की स्थापना किसने की? तो कोलकाता में मदरसा की स्थापना वारेन हेंगिस्टन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि निस्पंदन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये लॉर्ड मैकारे के द्वारा निस्पंदन का सिद्धांत दिया गया था। अगला प्रश्न है कि शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड के घोषणा पत्र को कहा जाता है और जो 1854 में आया था। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने की? तो भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति विलियम हंटर के द्वारा किया गया था। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि हर्टाग समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हर्टाग समिति के अध्यक्ष सर फिलिप हर्टाग थे। और आदर्शवाद के अनुसार बालक किसके समान होता है? तो आदर्शवाद के अनुसार बालक कोमल पौधा के समान होता है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि किस अनुच्छेद में के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 21 में जो क्या है 6 से 14 तक के बच्चों को मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 21 क में है, जो 86वां संशोधन में इसे जोड़ा गया था। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि प्रयोजनवाद के प्रतिपादक कौन है? तो प्रयोजनवाद के प्रतिपादक जॉन डेवी हैं। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न है कि शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता का अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया है कि शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता का अभिव्यक्ति है। और 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर युवा दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि दी रिपब्लिक किसकी रचना है? तो दी रिपब्लिक रचना जो है प्लेटो के द्वारा किया गया था। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षा प्रथम तथा श्रेष्ठतम वस्तु है जिसे सर्वोत्तम मनुष्य ही प्राप्त कर सकते हैं। तो ये प्लेटो का कथन है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं एमिल किसकी रचना है? तो एमिल रूसो के द्वारा लिखा गया था। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न है कि जनतांत्रिक शिक्षा का सबसे बड़ा व्याख्या किसे माना जाता है? तो जॉन डेवी को जनतांत्रिक शिक्षा का बड़ा व्याख्या माना जाता है। अगला प्रश्न है कि किस शिक्षा के अंतर्गत सभी विद्यार्थियों को समान शिक्षा प्रदान की जाती है? तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी विद्यार्थियों को समान शिक्षा दी जाती है। सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो 90 से 110 तक सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न है कि टर्मन के अनुसार कितनी बुद्धि लब्धि वाले बच्चे प्रतिभाशाली माने जाते हैं? तो 140 के अंतर्गत आने वाले बुद्धि लब्धि वाले प्रतिभाशाली बच्चे माने जाते हैं। जो बच्चे सामान्य बच्चों से अलग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो विशिष्ट बच्चे कहते हैं। जो सामान्य से अलग रहने वाले बच्चों को विशिष्ट बच्चे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुण वाले बच्चे किसने कहा? तो एबिट एवं फोर्नेस के द्वारा कहा गया था। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन गिफ्टेड चिल्ड्रेन किसकी रचना है? तो हेबिंग हर्स के द्वारा ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन गिफ्टेड चिल्ड्रेन की रचना किए थे। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न है कि पिछड़े बच्चे वह है जिसकी शैक्षिक लब्धि शिक्षा का अंक 55 से कम हो, यह कथन किसके ने दिया था? तो सिलिबर्ट के द्वारा दिया गया था। जिसकी बुद्धि लब्धि 85 से कम होती है तो उन्होंने सिलिबर्ट के द्वारा दिया गया था। कि आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो 4 वर्गों में बांटा गया है शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को।
अगला प्रश्न है कि डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक किसने लिखा? तो जॉन डीवी के द्वारा लिखा गया था। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक लिखा गया था। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न है कि पूना कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो पूना कॉलेज की स्थापना 1818 ईस्वी में किया गया था। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि लॉर्ड मैकाले भारत कब आया था? तो लॉर्ड मैकाले भारत जो 10 जून 1854 ईस्वी में आया था। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि लॉर्ड मैकाले ने अपना विवरण पत्र के बैटिंग के पास कब भेजा? तो 2 फरवरी 1835 ईस्वी को और लॉर्ड मैकाले ने अपना बैटिंग के पास विवरण पत्र भेजा। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि किस गवर्नर जनरल द्वारा पश्चात विवाद का अंत किया? तो लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा पाश्चात्य विवाद का अंत हुआ। शिक्षा आयोग या कोठारी कमीशन की नियुक्ति कब की गई है? तो 14 जुलाई 1964 को शिक्षा आयोग या कह सकते हैं कि कोठारी आयोग की नियुक्ति की गई है। कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो कोठारी आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी थे। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन 1952 ईस्वी में किया गया था। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो यह 1948 में बनाए थे। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब हुआ? तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1948 में किया गया था। तो फ्रेंड्स अगला देखते हैं प्रश्न कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को कुल कितने खंडों में बांटा गया? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 12 खंडों में बांटा गया। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा 1986 में किया गया। तो फ्रेंड्स अब नई शिक्षा नीति 1920 में आ गई है फिर। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा 1986 में किया गया था। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि 1986 की संशोधन कब किया गया? तो 1992 में संशोधित नई शिक्षा नीति आई थी। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 को किस नाम से जाना जाता है? तो यह 1992 की संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कार्यक्रम 1992 के अंतर्गत के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन कब किया गया? सलाहकार का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन जो है यशपाल समिति के द्वारा किया गया था। तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय सलाहकार समिति को किस नाम से जाना जाता है? तो राष्ट्रीय सलाहकार समिति को यशपाल समिति के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स यशपाल समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? तो शिक्षा बिना बोझ का। जो इस यशपाल समिति में रिपोर्ट आई थी तो कहा गया था कि शिक्षा बिना बोझ का हो। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का रूपरेखा 2005 कितने अध्याय में विभक्त है? तो 5 अध्याय में विभक्त है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का रूपरेखा 2005 के निर्माण हेतु गठित राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रोफेसर यशपाल समिति जो क्या थे? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जो होती है 2005 के, उसमें अध्यक्ष जो थे प्रोफेसर यशपाल समिति थे। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अभियान कब शुरू किया गया? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987-88 में किया गया था। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न है कि पी मोस्ट का पूरा नाम क्या है? तो पी मोस्ट का पूरा नाम प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेड ऑफ स्कूल टीचर है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि SOPT का पूरा नाम क्या है? तो स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर प्राइमरी टीचर, SOPT का पूरा नाम है।
और फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि DPEP परियोजना कब शुरू की गई है। तो 1994 ईस्वी में DPEP परियोजना शुरू किया गया था। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि DEP का विस्तृत रूप क्या है। तो डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा सर्वप्रथम किस राज्य में की गई। तो केरल राज्य में सर्वप्रथम संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा किया गया था। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि मूल्यांकन किन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो मूल्य प्लस अंकन, यानी मूल्यांकन जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, मूल्य प्लस अंकन। अगला प्रश्न है कि मूल्यांकन के कितने पद हैं। तो मूल्यांकन के 2 पद होते हैं। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न है कि एस स्टीवेंस ए मापन के कितने स्तर बताए हैं। तो फ्रेंड्स यह स्तर 4 स्तर बताए हैं। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न है कि मापन का क्षेत्र कैसा होता है। तो मापन का क्षेत्र सीमित होता है। और संप्रेषण मुख्यतः कितने प्रकार का होता है। तो संप्रेषण का मुख्यतः प्रकार 2 प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि निःशुल्क तथा बाल शिक्षा का अधिनियम कब पारित किया गया। तो 4 अगस्त 2009 को निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिनियम पारित किया गया था। तो फ्रेंड्स तो यह 80 प्रश्न जो शिक्षण कौशल के जो किसी मतलब सुपर टेट, रीट और MP टेट में यह पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।